सभी को नमस्कार। लाल मोहम्मद जी प्रणाम, सुधीर दुबे जी जय हिंद, विनोद भट्ट जी नमस्कार, राजेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है तो हम सब इस नेशनल मीडिया काउंसिल के फेसबुक पेज से जुड़े हैं। चर्चा का समय हो गया है। चर्चा आरंभ करते हैं। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें चर्चा करनी है और ये विषय है पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है। पुलिस का नाम आते ही सामान्य क्रम में एक ऐसी धारणा हर नागरिक के मन में रहती है क्षमा चाहेंगे। अन्य किसी विभाग में किसी अन्य विभाग के अधिकारी से मिलने जाएं तो मन में कोई भय नहीं होता, सामान्य क्रम में हम मिलाते हैं। लेकिन जब विषय आए कि हमें पुलिस स्टेशन जाना है या थाने में जाना है तो सामान्य क्रम में पढ़े लिखे नागरिक भी थाने जाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आम नागरिकों में पुलिस से भय क्यों है? सामान्य क्रम में बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के वो थानों में प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है?
इसी से जुड़ा हुआ विषय है जिस पे आगे की चर्चा होगी, जिसको लेके तमाम समस्याएं पैदा होती हैं नागरिकों के समक्ष। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय संविधान ने एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की कल्पना की है। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का विचार भारतीय संविधान ने दिया है और उस संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक भारतीय संविधान का भाग 3 है जिसमें मूल अधिकारों की बात की गई है और संविधान का भाग 4 का है जिसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है। अधिकार का जो अध्याय है वो भारतीय संविधान में पहले है और उसके बाद जो अध्याय आता है वो मूल कर्तव्य का आता है। मूल अधिकारों में ही अनुच्छेद 21 है जिसमें व्यवस्था दी गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। देश के प्रत्येक नागरिक के प्राण की, उसकी देह की, स्वतंत्रता की सुरक्षा और संरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की है। इस जिम्मेदारी को राज्य कैसे निभाएगा, इसके लिए एक तंत्र विकसित किया गया है, पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। शासन के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका ने एक व्यवस्था बना दी कि नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता बिना किसी कानूनी बाधा के उनका संरक्षण किया जाएगा। कोई व्यक्ति उनके प्राण, उनकी देह पर हमला करता है, उनकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करता है, उनकी स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, उनकी स्वतंत्रता को बाधित करता है, तो व्यवस्थापिका ने एक व्यवस्था दी, एक तंत्र विकसित किया कि नागरिक क्या करेंगे, उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध है। सभ्य समाज की कल्पना है हमारे यहाँ और सभ्य समाज में का जो लक्ष्य उद्देश्य है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है अपराध कारित करने वाले व्यक्ति। जब कोई अपराध कारित होता, कोई घटना घटित होती है, किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तब नागरिक क्या करे। दंड प्रक्रिया संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक नागरिक यदि उसके साथ किसी तरह की कोई घटना घटित होती है उसकी सूचना वो संबंधित पुलिस स्टेशन में देगा। वहाँ उसकी सूचना वो पंजीकृत की जाएगी, जिसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है प्रथम सूचना रिपोर्ट। संक्षेप में उसको हम कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमने थाने में सूचना दी, उस सूचना को थाने में पंजीकृत किया जाएगा, लेखबद्ध किया जाएगा। अगर मौखिक रूप से सूचना दी है तो थाने का जो भी भार साधक अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, वो उसे लेखबद्ध करेगा, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर कराएगा, बिना पढ़ा लिखा है तो अंगूठा लगवाएगा और उसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराएगा। ये बहुत सरल व्यवस्था एक दी हुई है कि आपने कोई भी सूचना थाने में दी है वो सूचना पंजीकृत होगी। इसी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि ये थानों का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है, कोई भी सूचना आती है उसको वो अनिवार्य रूप से पंजीकृत करे। आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में बड़े स्तर पर ये समस्या है कि प्रथम प्राथमिकी दर्ज कराना, अभियोग दर्ज कराना, FIR दर्ज कराना एक बड़ी कठिन समस्या है। जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह की सरल व्यवस्था है, उतनी सरलता के साथ FIR दर्ज नहीं होती। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के पश्चात भी सरलता के साथ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती। व्यवस्था का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, व्यवस्था का अनुपालन नहीं हो रहा है। उसके पीछे 2 कारण हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच एक बहुत बड़ी दूरी बनी हुई है। पुलिस का जो तंत्र था, अंग्रेजों के समय में जो व्यवस्था थी पुलिस की आज़ादी से पहले,
आज़ादी के बाद व्यवस्था विकसित हुई, पब्लिक सर्वेंट की, लोक सेवक की, गवर्नमेंट सर्वेंट की, सेवक की व्यवस्था हुई। आज़ादी से पहले जो व्यवस्था थी पुलिस की, जो पुलिस का आचरण था, जो व्यवहार था, जो उनकी कार्य पद्धति थी, आज़ादी के पश्चात भी उनका व्यवहार, कार्यप्रणाली, उनकी कार्य पद्धति वही है। अभी तक पुलिस उस आचरण को नहीं बदल सकी है। इसीलिए जो आम नागरिक है वो थाने में जाने से भयग्रस्त रहता है। थाने में प्रवेश करेगा, उसका स्वागत किस भाषा में होगा, किस तरह से किया जाएगा। सामान्य क्रम में एक सभ्य नागरिक अगर थाने में जाए, तो तमाम नागरिक इस तरह की घटनाओं से आहत हुए हैं, जिस तरह का व्यवहार हुआ है, तो वो ये तय कर लेते हैं कि कोई घटना घट जाए वो थाने नहीं जाएंगे। पुलिस तंत्र में इस तरह के एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है कि एक व्यवस्था परिवर्तन हो। पुलिस के प्रति जो नागरिकों में भय का वातावरण हो, वो भय कैसे दूर हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गत सत्रों में भी हमने कुछ जन उपयोगी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की थी। नागरिकों को उनके दायित्वों के बारे में बताया था कि यदि नागरिक अपने दायित्वों का ठीक से उपयोग करने लगे, और ठीक से उपयोग तब कर पाएगा जब उसे अपने दायित्वों का ज्ञान हो, अपने अधिकारों का ज्ञान हो, जन उपयोगी जो व्यवस्थाएं हैं उनका ज्ञान हो। ज्ञान के अभाव में हम शोषण का शिकार हो जाते हैं, अव्यवस्था का शिकार हो जाते हैं। इसलिए व्यवस्था का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हमें अगर व्यवस्था का पूरा ज्ञान है तो हमें किसी से भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। अब मूल विषय पर लौटते हैं कि कोई हमारे साथ घटना घटी तो सबसे पहले हम संबंधित थाना है उसमें सूचना देंगे। थाने की जिम्मेदारी है कि उस सूचना को पंजीकृत करेगा। वहाँ जो भी पुलिस अधिकारी है पंजीकृत करके उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएगा। ये व्यवस्था है। अब एफआईआर पंजीकृत नहीं की, उसने आवेदन को स्वीकार नहीं किया, या आवेदन ले लिया तो उसे शिकायत पंजिका में दर्ज नहीं किया, दर्ज कर लिया उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई, या दर्ज करने में आनाकानी कर रहा है, तब हमें क्या करना है? उससे ऊपर का जो अधिकारी है उसके समक्ष हम शिकायत करेंगे। एक पूरा तंत्र है, थाना अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष से ऊपर क्षेत्राधिकारी है, उससे ऊपर अपर पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है, उप पुलिस महानिरीक्षक है, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक। जहाँ कमिश्नर आयुक्त की व्यवस्था है तो पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, इस तरह की व्यवस्था नीचे तक है। थाने में अगर हमारी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो उससे ऊपर का जो भी अधिकारी है उस अधिकारी के समक्ष हम शिकायत दर्ज, लिखित में शिकायत दर्ज कराएंगे। उस अधिकारी के स्तर से समस्या हल नहीं होती है, उससे उच्च स्तर का अधिकारी है उसको हम अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत कैसे दर्ज कराएंगे? उच्च अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत कैसे देंगे? उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको शिकायत दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक व्यवस्था, पूरे देश भर में डिजिटल इंडिया को लेके काम चल रहा है। हर विभाग के ऐप बन रहे हैं कि ऑनलाइन सुविधा नागरिकों को मिले, नागरिक हर विभाग से ऑनलाइन जुड़ सके। तो हर विभाग के ऐप जारी किए जा रहे हैं, पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं। अधिकांश राज्यों में, भारत के अधिकांश राज्यों में EFIR का चलन शुरू हो रहा है। उसके लिए ऐप राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए हैं। अगर थाने में FIR दर्ज नहीं होती है तो हमें क्या करना है कि EFIR दर्ज कराएं। जो ऐप है संबंधित उसका, उस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और EFIR, ऑनलाइन FIR दर्ज कराएं। जो शिकायती पत्र हम थाने में लेके गए थे उसी की प्रति स्कैन करके अटैच हो जाएगी और ऑनलाइन FIR दर्ज करने की व्यवस्था हर राज्य में है। ऑनलाइन FIR दर्ज हो जाएगी, उसकी सूचना आपके पास आएगी। ऑनलाइन FIR उसमें भी कभी कभी जो है समस्या उत्पन्न होती है। प्रारंभिक जांच शुरू कर देते हैं पुलिस अधिकारी उसे पंजीकृत ना करके, जबकि व्यवस्था ये है कि अगर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट आई है तो उसे पंजीकृत करने के बाद जांच आरंभ करेंगे। लेकिन कभी कभी पंजीकृत नहीं करते हैं, उससे पहले ही प्रारंभिक जांच शुरू कर देते हैं। तो हर राज्य में पुलिस विभाग के ऐप हैं, उस ऐप के माध्यम, ऐप का हम सहारा लें, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, उसके माध्यम से FIR दर्ज कराने का प्रयास करें।
पुलिस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको ईमेल के माध्यम से पत्र भेजें, ट्विटर के माध्यम से पत्र भेजें। पुलिस के अधिकारियों के तो ट्विटर अकाउंट ही हैं, बाकी पुलिस के नाम से भी उनके ट्विटर अकाउंट हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस नाम से ट्विटर अकाउंट है, यूपी पुलिस नाम से फेसबुक आईडी है, उस पर अपनी सूचना दे सकते हैं। तीसरा है कि हम डाक के माध्यम से सूचना भेज सकते हैं, निबंधित डाक के माध्यम से अपनी शिकायत उच्च अधिकारियों को भेज सकते हैं और उसमें पूरी घटना का उल्लेख करेंगे, क्या घटना हमारे साथ घटी। उसके पश्चात ये उल्लेख करेंगे हम संबंधित थाना पुलिस स्टेशन गए, वहाँ हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इन सब तथ्यों का उल्लेख करते हुए उच्च अधिकारी को हम डाक के माध्यम से अपनी शिकायत भेज सकते हैं। अब हमने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया, ईमेल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजे, ईमेल के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजे, ट्वीट किए, डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजे, हम उच्च अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिले। उसके पश्चात भी यदि एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम क्या करेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता में एक व्यवस्था दी गई है, धारा 156 में उसकी उपधारा 3 है, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उच्च पुलिस अधिकारी उनसे संपर्क करने के पश्चात भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो हम न्यायालय का आश्रय लेंगे। न्यायालय के आदेश से वो एफआईआर दर्ज होगी। पूरी व्यवस्था है और बड़ी सरल, ऐसा लगता बड़ी सरल व्यवस्था है, सरलता से हमको अनुतोष मिल जाए। धारा 156(3) के अंतर्गत हमने न्यायालय में आवेदन किया। न्यायालय की भी एक प्रक्रिया है, उसमें समय लग जाता है और त्वरित न्याय नहीं मिल पाता है। ये अनेक जटिलताएं हैं इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन में। प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में जटिलताएं पैदा कर दी गई हैं। उच्च अधिकारी से हम मिलेंगे, डाक से उसको पत्र भेजेंगे, या एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम न्यायालय का आश्रय लेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे। अपने मोबाइल से दर्ज नहीं करा पाए तो किसी इंटरनेट कैफ़े का आश्रय लेंगे। उसमें धन का व्यय भी होता है। और एफआईआर दर्ज कराने में इतनी कठिनाई क्यों है? आसानी से पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट व्यवस्था होने के पश्चात, उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट दिशा निर्देश होने के पश्चात पुलिस एफआईआर आसानी से दर्ज क्यों नहीं करती है? पहला कारण उसके पीछे ये है कि उनकी धारणा ये है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो अपराधों में कमी आ जाएगी, अपराध दर घट जाएगी, क्योंकि भैया उन्हीं अपराधों की गणना होती है जो अपराध पंजीकृत हों। अपराध होना और अपराध पंजीकृत होना दोनों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। जो अपराध पंजीकृत अपराध है, तकनीकी रूप से अपराध की जो दर है उसको घटाने का एक प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा, इस कारण वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। जबकि अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम देखें, यदि कोई भी सूचना था पुलिस स्टेशन में आती है, व्यवस्था ये भी है कि हम फोन से भी सूचना देंगे, उस पर भी एफआईआर दर्ज होगी, नहीं होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है कि कोई भी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और उस सूचना को 100% सूचनाएं दर्ज हुई, 100% एफआईआर दर्ज होने लगे, प्राथमिकी दर्ज होने लगे। उसका परिणाम क्या होगा कि अगर 100% प्राथमिकी दर्ज हुई है तो हर प्राथमिकी की विवेचना होगी, उसमें जांच होगी। जांच का परिणाम ये निकलेगा, जब जांच होगी, कार्रवाई होगी, समाज को दिखेगा कार्रवाई हो रही है, उसका प्रभाव ये होगा कि अपराधों में कमी आएगी, अपराध घटेंगे। लेकिन धारणा यहाँ पुलिस की ये गलत बनी हुई है कि अपराध हम पंजीकृत ना करने का मतलब है कि अपराध कम हो गए। एक तो कारण ये है कि पुलिस इस कारण से अभियोग पंजीकृत नहीं करती है। दूसरा एक और कारण है, वो है सबसे बड़ा कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, कि हर प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सत्ताधारी दल से जुड़े हुए जो भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, उनका हस्तक्षेप रहता है कि एफआईआर लिखी जाएगी अथवा नहीं लिखी जाएगी।
एक जनप्रतिनिधि प्रयास करता है एफआईआर लिखी जाए, दूसरा प्रयास करता है कि एफआईआर ना लिखी जाए। तो फिर बीच में एक तीसरा रास्ता निकलता है जहाँ से भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है और दोनों पक्ष में से जो है उस मार्ग को चुनने को एक पक्ष अवश्य ही विवश होता है। तो ये दो बड़े कारण, एक तो जिसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध एफआईआर ना लिखना, दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप, और इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। अगर सर्वेक्षण करें, बड़ी घटनाओं को छोड़ दें, ऐसी घटनाएं जिसका मीडिया ने संज्ञान ले लिया, कोई घटना घटी, मीडिया ने उसे हाईलाइट कर दिया, तो उस अभियोग को दर्ज करना पुलिस की मजबूरी है। बहुत कम ऐसे प्रकरण हैं जिनमें बिना सिफारिश के या बिना अन्य अनुचित प्रभावों के एफआईआर दर्ज हो जाए। ये सब सरल व्यवस्था सरल कैसे बने? एफआईआर दर्ज कराने की दंड प्रक्रिया संहिता में जो अत्यंत सरल व्यवस्था है, उसका सरलता से क्रियान्वयन कैसे हो, नागरिक उसका लाभ कैसे उठा पाए, इसके लिए हमें क्या करना है? आज जितने नागरिक इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, भाग ले रहे हैं, वो सब चेतनावान नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, और ऐसे नागरिक हैं जिनको ये चिंता है कि इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का सही से क्रियान्वयन हो। आपको चिंता है व्यवस्था की, उस व्यवस्था को सही रूप से क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो अपनी पीड़ा उठाएगा ही उठाएगा। उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा आगे ना बढ़े, उस पीड़ित व्यक्ति का आगे शोषण ना हो, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हो, राजनीतिक हस्तक्षेप से हो, इसके लिए आवश्यकता है सांगठनिक रूप से कार्य करने की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अपने हित साधन के लिए कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं जिनसे उनके मतों में वृद्धि हो या वो सत्ता प्राप्ति कैसे कर सके। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो ना ही सरकार के समर्थक होते हैं, ना ही वो सरकार के विरोधी होते हैं। वो हर अच्छे कार्य के समर्थक होते हैं और हर गलत निर्णय के विरोधी होते हैं। निरपेक्ष भाव से सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यवस्था को सरलीकृत करने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। नेशनल मीडिया काउंसिल के द्वारा इस तरह के जो कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, विभिन्न जन उपयोगी विषयों पर चर्चा के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। आज का जो एफआईआर से संबंधित विषय है, इस देश का हर नागरिक इस विषय से प्रभावित है, जुड़ा हुआ है। अगर किसी की एफआईआर थाने में लिखी गई और उससे पूछा जाए कि उसकी एफआईआर, वो सीधे सीधे थाने गया, उसकी एफआईआर लिख ली गई, वो पूरी बात नहीं बताएगा कि उसकी एफआईआर कैसे दर्ज हुई, सिफारिश से दर्ज हुई या किन्हीं अन्य कारणों से दर्ज हुई। सिफारिश की व्यवस्था खत्म हो, जो अन्य कारण हो वो खत्म हो, सीधे सीधे एफआईआर दर्ज हो। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये विषय उठाएं कि थाने में हम कोई भी आवेदन दे के जाते हैं, पंजीकृत करने के बाद हमें कॉपी ना मिले, बल्कि वो आवेदन हमने थाने में दिया उसकी प्राप्ति रसीद हमें मिले, उसकी हमें पावती मिले। हमारे आवेदन को प्राप्त किया जाए और उस आवेदन की पावती हमें मिले जिस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हो, प्राप्तकर्ता का नाम पदनाम हो, कार्यालय की मुहर हो और तिथि अंकित हो। जनहित गारंटी कानून में भी यही व्यवस्था दी गई है कि हर कार्यालय में आवेदन को अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा और उसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को दी जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था का अनुपालन नहीं हो रहा है। अगर ये व्यवस्था, जैसे इस समय एक उत्तर प्रदेश में अभियान चल रहा है, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, उसके लिए बहुत बड़ा एक बजट जारी किया सरकार ने। इसके साथ ही एक और व्यवस्था दी कि हर थाने में कक्ष बनाया जाएगा जिसमें अकेले में पीड़ित महिला की बात सुनी जाएगी, उसके लिए भी बड़ा बजट जारी होगा। जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, अधिकारियों को अपने नाम के पत्थर लगाने का अवसर मिलेगा, उद्घाटन शिलान्यास का अवसर मिलेगा, मीडिया की सुर्खियों में आएंगे, क्योंकि बड़े बजट की योजना है, उसमें पत्थर लगना है। अब इसमें जीरो बजट की योजना क्या हो सकती है?
कि थाने के प्रवेश द्वार पर एक कर्मचारी को बैठा दिया जाए कि वो हर आने वाले व्यक्ति से उसकी बात सुनेगा, उसका आवेदन है उसको प्राप्त करेगा, उसकी प्राप्ति रसीद आवेदक को देगा। ये 0 बजट का कार्य है, तो इस कार्य में ना तो शासन रुचि लेगा ना प्रशासन रुचि लेगा, क्योंकि बड़े बजट की योजनाएं हैं तो उनमें बड़े कमीशन की भी व्यवस्था रहती है। तो ये सब नैतिक दायित्व तो हम सबका है कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 154 में जो FIR की व्यवस्था है उससे हम आम नागरिकों को परिचित कराएं। धारा 154 में क्या व्यवस्था है, धारा 155 में क्या व्यवस्था है, धारा 156 में क्या व्यवस्था है, धारा 157 में क्या व्यवस्था है। अगर FIR दर्ज हो गई उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, उस कार्रवाई से पीड़ित को या आवेदक को कैसे सूचना दी जाएगी, आवेदक या पीड़ित को प्रगति कैसे पता चलेगी, ये सारा विवरण आम नागरिकों को हम तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 से लेकर धारा 157 तक का ज्ञान हमें हो, हमने इस प्रावधान को पढ़ा हो। ये 4 सेक्शन बड़े ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं जिसमें पूरी FIR की प्रक्रिया है। सीधे आवेदन देने के बाद न्यायालय के माध्यम से, और न्यायालय के माध्यम से FIR दर्ज हो गई तो आगे क्या होगा। ये एक सरलीकृत और छोटी सी व्यवस्था FIR दर्ज करने की थी, वो हमने बताई। उसके संबंध में क्या क्या बाधाएं खड़ी की जाती हैं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा, उनके बारे में हमने बताया। अब इस व्यवस्था का हम अध्ययन करें, इसको पढ़ें और अन्य नागरिकों को प्रशिक्षित करें। और इसका जब प्रशिक्षित करने का हम कार्यक्रम चलाएंगे, एक अभियान चलेगा, तो इसका प्रभाव पुलिस पर भी पड़ेगा। पुलिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो वो अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाएंगे कि आम नागरिक अब इस विषय पर चर्चा करने लगा है कि अगर थाने में FIR नहीं लिखी गई तो हम क्या करेंगे। इन विकल्पों पर आम नागरिक चर्चा करने लगा। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पे हमने चर्चा की, FIR दर्ज कराने के प्रावधान पे चर्चा की, उच्च अधिकारी से शिकायत करें, सीधे मिलकर, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, डाक के माध्यम से, इस पर हमने चर्चा की। अब एक व्यवस्था और लागू है पूरे देश में, हेल्पलाइन की। हर विभाग में हेल्पलाइन नंबर है, हर विभाग में ऐप हैं, पोर्टल हैं, सारी व्यवस्था है, लेकिन उनका हेल्पलाइन नंबर का, ऐप का, पोर्टल का ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। एक बहुत उपयोगी व्यवस्था है 112 नंबर की। 112 नंबर पे आप डायल करेंगे, पुलिस उस पर जो है आएगी, लेकिन उस पर FIR दर्ज नहीं होती। घटना स्थल पर पुलिस आ जाएगी, आपको बचाव करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी और आपको लेके थाने पहुंच जाएगी, या कह जाएगी कि दोनों पक्ष थाने पहुंचे। थाने में आप अपनी तहरीर दीजिए, FIR दर्ज थाने में ही होगी। 112 की जो व्यवस्था है बड़ी उपयोगी है। अगर उस व्यवस्था को और शक्ति प्रदान कर दी जाए कि 112 को ही प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार दे दिया जाए, ई प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार अगर दे दिया जाए, तो FIR दर्ज कराने की जो समस्या है उसमें, उस समस्या से बहुत हद तक हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब कई यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न आया कि NCR एक प्रश्न किया, सही जमीन को मामले का मुकदमा किया सर। असल में क्रिमिनल, हमारे देश में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों अलग अलग हैं। एक प्रश्न यह आया 156(3) के बाद भी मुकदमा पंजीकृत ना हो तो आगे क्या करें। 156(3) में तो मुकदमा पंजीकृत होगा ही होगा, 100% मुकदमा पंजीकृत होगा। न्यायालय का आदेश होगा और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित पुलिस स्टेशन में
एफआईआर पंजीकृत की जाएगी, उसकी सूचना संबंधित न्यायालय को दी जाएगी। लेकिन आगे विवेचना में पुलिस क्या करेगी वो अलग विषय है। 156(3) के अंतर्गत जितनी भी एफआईआर दर्ज होती हैं उन अधिकांश मामलों में ये देखा गया है कि पुलिस एफआईआर लगा देती है, फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। वो कहते हैं आप न्यायालय का आदेश एफआईआर दर्ज करा दो, विवेचना हमें करनी है। अधिकांश मामलों में वो एफआईआर लगा देते हैं। न्यायपालिका को कमजोर करने का कार्य है ये। न्यायपालिका के प्रति आम जनमानस में गलत धारणा पैदा करने का भी प्रयास है कि न्यायालय के आदेश से एफआईआर दर्ज करा दी और उस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद आपको मिला क्या। तो जितने भी अपराध हैं हमारे देश में उन सारे अपराधों को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता में उनके दंड की व्यवस्था की गई है कि किस अपराध के लिए दंड क्या है, और उसकी प्रक्रिया के लिए पूरी व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता में है। इसके लिए करना क्या है, हमें पूरी दंड प्रक्रिया संहिता नहीं पढ़नी है, हमें पूरी भारतीय दंड संहिता नहीं पढ़नी है। हमें जो है जितनी उपयोगी व्यवस्था है एफआईआर को लेकर के सिर्फ 4 सेक्शन हैं, 54, 55, 56 और 57। 154, 155, 156 और 157। इन 4 सेक्शन में पूरी एफआईआर की व्यवस्था है। इन 4 सेक्शन को हम पढ़ लें ठीक से। और जो हमने एक विषय बताया, महत्वपूर्ण विषय, कि हम थाने में गए एफआईआर नहीं लिखी गई, उच्च अधिकारियों से मिले एफआईआर नहीं लिखी गई, विभिन्न माध्यमों से भी अन्य उच्च अधिकारियों को हमने शिकायतें भेजी, एफआईआर नहीं लिखी गई। न्यायालय के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराते हैं, उसमें भी समय लग जाता है। तो उसका एक तरीका है, वो सबसे सरल तरीका है, सामाजिक संगठन का आश्रय लेकर हम एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करें। सामाजिक संगठन उसका एक शिष्टमंडल, हम एक ग्रुप बनाकर काम करें हर जगह। नागरिकों को हम तभी सहायता पहुंचा सकते हैं। तो वो ग्रुप जब बनेगा, ग्रुप मजबूत होगा, तो वो इसमें नागरिकों के लिए जो है वो बहुत बड़ा एक संबल सिद्ध हो सकता है। सामाजिक संगठन इस तरह की समस्याओं से मुक्ति है तो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ कानूनों की सरलीकृत पुस्तकें भी बुक स्टॉलों पर उपलब्ध हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कानून दिए होते हैं, उनका उल्लेख होता है। उन्हें पढ़ें, उन्हें अपनी डायरी में नोट करें। ये जितने माध्यम बताए, इनसे एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो सरकार के पोर्टल हैं, जन सुनवाई पोर्टल है, उसका भी हम आश्रय ले सकते हैं। प्रधानमंत्री का माई ग्रीवांस पोर्टल है, उसका भी हम आश्रय ले सकते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से भी हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो शिकायत संबंधित पुलिस स्टेशन को ही भेजी जाएगी। इसके लिए सामाजिक संगठन के माध्यम से नेशनल मीडिया काउंसिल के मंच से हम लोग ये आवाज़ उठा सकते हैं कि जिस तरह महिला हेल्प डेस्क हर थाने में स्थापित हो रही है, इसी तरह एक नागरिक हेल्प डेस्क भी हर थाने में स्थापित हो, थाने के द्वार पर ही हो वो, जहाँ से नागरिक को पूरी जानकारी मिले, नागरिक के आवेदन वहाँ प्राप्त किए जाएं। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं है, व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है बहुत अच्छी व्यवस्था है, उपयोगी व्यवस्था है, सरल व्यवस्था है। उस व्यवस्था का क्रियान्वयन सरल रूप से कैसे हो, उसके लिए हम सबको ये मांग उठानी पड़ेगी। अब एक विषय आता है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एफआईआर क्या होती है। यहाँ से हमने अपना विषय शुरू किया कि हमने थाने में शिकायत पत्र दिया, सूचना दी, एफआईआर दर्ज कराने की बात की, दर्ज ना हो तो क्या करें। लेकिन एफआईआर क्या होती है, हम उसमें क्या क्या तथ्य होने चाहिए जिसके आधार पर हमें न्याय मिल सके, हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो उसके लिए भी पूरी एक प्रक्रिया है कि हमारे साथ जो घटना घटित हुई है उस पूरी घटना का विवरण प्रार्थना पत्र में हम कैसे अंकित करेंगे। सबसे पहले यह है कि हम जो शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं उसमें हम चाहते क्या हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी अपेक्षा क्या है।
उसके बाद ये है कि हम किस क्षमता में ये शिकायत कर रहे हैं, हम कौन हैं। उसके बाद ये है कि कोई घटना घटी है, क्या घटना घटी, कब घटी, क्यों घटना घटी, कैसे घटी, किसके द्वारा घटित की गई, कहाँ घटित हुई। ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, इन सारे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग एफआईआर में हमें करना है। और इन सब प्रश्नों के उत्तर हमने लिख दिए तो वो एक सही एफआईआर हो जाती है। उसमें पूरा विवरण प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आ जाता है। कोई तथ्य छूट गया तो जो हमने अनुतोष चाहा है वो आवश्यक नहीं हमें मिल पाए, जांच गलत दिशा में हो जाएगी। कोई भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए, सारे तथ्य ठीक से हम लिखेंगे। हमें लिखना पढ़ना नहीं आता ऐसा नागरिक है जो लिखने पढ़ने में असमर्थ है, तो वो मौखिक रूप से बताएगा, उसे लिखा जाएगा। अब अपराध भी दो तरह के अपराध हैं कि जिसमें एक वो अपराध जिसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, एक वो अपराध है जिसमें आवश्यक नहीं है कि पुलिस कार्रवाई करे। उसके लिए दो शब्द आते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, संज्ञेय अपराध हैं, उनमें पुलिस सीधे तुरंत कार्रवाई कर सकती है। असंज्ञेय अपराध जो नॉन कॉग्निजेबल अपराध हैं, उनमें जो है पुलिस अपराध को पंजीकृत कर लेगी लेकिन कार्रवाई नहीं करेगी। कार्रवाई करने के लिए धारा 155 में व्यवस्था दी गई है कि वो संबंधित मजिस्ट्रेट से इस संबंध में अनुमति के पश्चात ही कार्रवाई करेगी। जो बड़ी घटनाएं हैं संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आती हैं, छोटी मोटी घटनाएं हैं, कहासुनी की घटनाएं हैं, वो घटनाएं असंज्ञेय अपराधों के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें प्रक्रिया की पूरी बात हमने की, लेकिन इसमें जो तीन बड़ी चीज़ें हैं जो हमको सबके अंदर जो है वो होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं वो सबको बताई हमने। दो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, एक तो कारण पुलिस का आचरण, दूसरा राजनीतिक हस्तक्षेप। दूसरा कारण नागरिकों में चेतना का अभाव, व्यवस्था के ज्ञान का अभाव। इन कारणों से हमें मुक्ति कैसे मिले, इसके लिए यह है कि हमें स्वयं सीखना है और अन्य को भी सिखाने का प्रयास करना है। एक सिखाने का अभियान छेड़ देना, इसी मुद्दे पे हमें लगना है। हर जनपद में ये संदेश चला जाए कि एक संगठन है या कुछ एक्टिविस्ट हैं, संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर ये अभियान चलाए पड़े हैं कि अगर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो 50% समस्या इससे हल हो जाएगी और एफआईआर लिखना आरंभ हो जाएगा थानों में। कई लोगों के कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं। विनय यादव जी ने लिखा, मेरा एक मामला है 2018 का, तो 156(3) का सहारा लेना होगा क्या? यदि थाने में अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है विनय जी, तो उच्च अधिकारियों से भी आपने संपर्क किया है विभिन्न माध्यमों से और उसके बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है, तो फिर अंतिम विकल्प 156(3) का ही है। 156(3) का आश्रय लेकर आप संबंधित न्यायालय में आवेदन करें। शशांक प्रियदर्शी जी के प्रश्न का उत्तर आ गया। 156(3) में एफआईआर दर्ज होनी ही होनी है। एक अन्य विकल्प रहता है कि 156(3) के प्रकरण में न्यायालय कभी कभी उस एफआईआर का आदेश न देकर
परिवाद के रूप में अभियोग दर्ज करने का आदेश दे देता है। उसमें पुलिस की भूमिका नहीं रहती है। न्यायालय उसे परिवाद के रूप में पंजीकृत करता है। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देना पड़ेगा और न्यायालय को प्रथम दृष्टया लगता है तो वो दूसरे पक्ष को सम्मन करेगा। उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा, आगे उसका ट्रायल शुरू होगा। ऐसे प्रकरण में पुलिस की सीधी भूमिका नहीं रहती है। तो 156(3) में कभी कभी ये भी संभावना रहती है कि जो है एफआईआर का आदेश ना होकर परिवाद के रूप में प्रकरण पंजीकृत कर लिया जाता है। करण जी का प्रश्न है, जमीन को मामले का मुकदमा किया। जमीन के मामले को लेके आपको सिविल कोर्ट की या रेवेन्यू कोर्ट का आश्रय लेना पड़ेगा। खलियान कब्जा लिया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए। सुधीर दुबे जी का प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति है खलियान, इसके लिए आप शिकायत करिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्तियों को वो अवैध कब्जे से मुक्त कराएगी। एंटी भूमाफिया पोर्टल भी सरकार की ओर से बनाए गए हैं। अगर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है तो उस पर से वो कब्जा हटाएंगे। शशांक प्रियदर्शी जी का प्रश्न है, 151, 107, 116 में पुलिस चालान क्यों करती है, इनमें अंतर बताएं। ये जो है निरोधक कार्रवाई है। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ये कार्रवाई करती है और दोनों पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करती है ताकि पुनः पक्षों में विवाद उत्पन्न ना हो, कोई झगड़ा ना हो। ये 112 के संबंध में किया। 112 की क्या भूमिका है, सीमित भूमिका है, वो भी बता दी। एनसीआर क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो गई है। संज्ञेय असंज्ञेय अपराध के बारे में बताया। असंज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकती, संबंधित मजिस्ट्रेट के हस्तक्षेप आदेश पर ही वो कार्रवाई करेगी। करण जी कानून की किताब बांटने की बात कर रहे हैं। जो सरल प्रावधान है उनको लेके एक पुस्तक बनाई जा सकती है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है नागरिकों के लिए उपयोगी हैं, अन्य अधिनियम है उनमें जो उपयोगी प्रावधान है नागरिकों के लिए उपयोगी हैं, उनका संग्रह एक जगह करके एक सरलीकृत उसका स्वरूप समाज के सामने लाया जा सकता है। करण जी ने एक प्रश्न लिख दिया, पता नहीं क्या। सर जी जो शादी किया तो सर उसके लड़का किया, उसके शादी लड़की किया तो लड़की शादी किया, लड़की विदाई नहीं किया। उनका प्रश्न स्पष्ट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। लाल मोहम्मद जी ने प्रश्न रखा है, नेशनल मीडिया काउंसिल के माध्यम से एफआईआर होना चाहिए। नेशनल मीडिया काउंसिल एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी। एफआईआर आप कैसे दर्ज कराएंगे, उसमें सहयोग कर सकती है। आपके पत्र को उचित जगह भेजा जा सकता है, बाकी एफआईआर तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को करानी पड़ेगी। करण जी ने बुक का नाम पूछा, दंड प्रक्रिया संहिता है, गूगल पर उपलब्ध है। उसमें धारा 154 से लेकर 157 तक आप उसका अध्ययन कर लें। सुकुमार गुप्ता जी ने लिखा, मेरे खिलाफ किसी ने झूठा शिकायत लिखित में किया है तो क्या करें। अगर जांच के पश्चात वो शिकायत झूठी सिद्ध होती है तो आप मानहानि का मुकदमा करिए। आपके पास मानहानि का मुकदमा करने का विकल्प है। मटके मकान की कब्जा मुक्ति का प्रावधान। तो संपत्ति संबंधी प्रकरण है वो सिविल नेचर के हैं, वो क्रिमिनल उसमें नहीं आते हैं। और एफआईआर उनका उपचार नहीं है, एफआईआर उनका विकल्प भी नहीं है। तो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों अलग अलग हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो क्रिमिनल लॉ भी एक बहुत बड़ा विषय है। उसमें एक अध्याय एफआईआर का है जहाँ से शुरुआत होती है। तो उस एफआईआर पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। संपत्ति से जुड़े हुए जो प्रकरण हैं उससे संबंधित कई लोगों ने विषय उठाए हैं, उसके लिए सिविल लॉ है उसमें सिविल कोर्ट का आश्रय लें।
अन्य किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय पर तो वो अपना प्रश्न रख सकता है। लेकिन अंत में हम आप सबसे एक आग्रह करेंगे कि जिन विषयों पर हमने चर्चा की, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, 155, 156, 157, इसका ठीक से अध्ययन करें। जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ईमेल आईडी, उनकी ट्विटर आईडी, उसका संग्रह करें। हर राज्य के जो पुलिस ऐप हैं, ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए हर राज्य में अलग अलग ऐप बने हैं, पोर्टल हैं, उनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। जन सुनवाई पोर्टल, माई ग्रीवांस पोर्टल है, इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। एफआईआर दर्ज कराने में जन सुनवाई पोर्टल और माई ग्रीवांस पोर्टल ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये सारे पोर्टल, सारे ऐप, सारे पुलिस के उच्च अधिकारियों की ईमेल आईडी, उनकी ट्विटर आईडी, ये सारा संग्रह आपके पास होना चाहिए। इसका लाभ ये होगा कि व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे, समय और धन व्यय होगा, हो सकता ना मिले। डाक के माध्यम से आवेदन भेजेंगे, डाक का व्यय होगा। इसलिए तकनीक का सहारा लें। जितने भी ये हेल्पलाइन नंबर हैं, ऐप है, पोर्टल है, इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और इनको निर्भीकता के साथ इनका प्रयोग करने की प्रवृत्ति विकसित करें। मन में भय ना रहे कि पुलिस के खिलाफ हम कैसे शिकायत कर दें। व्यक्ति डरता है, आम नागरिक के मन में धारणा रहती है कि पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी तो इनके खिलाफ हम एफआईआर कैसे शिकायत कर दें। हो सकता है पुलिस हमारा उत्पीड़न कर दे, हो सकता है पुलिस किसी झूठे मुकदमे में हमें फंसा दे, इस तरह का भय रहता है। तो ये जो है भय हमें निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो पुलिस तानाशाह नहीं है, लोक सेवक के रूप में है। हालांकि वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था का अनुसरण कर रहे हैं, अंग्रेजों वाली व्यवस्था से ही पुलिस संचालित हो रही है। बीच में कई बार विचार आया पुलिस मित्र का, लेकिन प्रशिक्षण प्रणाली अभी तक नहीं बदली गई है जो कि पुलिस मित्रवत व्यवहार कर सके। इसके लिए आवश्यक है जो एक विचार हमने रखा कि नागरिक हेल्प डेस्क हर पुलिस स्टेशन में बने, हर पुलिस अधिकारी के कार्यालय में नागरिक हेल्प डेस्क बने, और जिसमें हर नागरिक जो भी आ रहा है वहाँ उसका आवेदन वहाँ प्राप्त किया जाए, उसकी प्राप्ति उसको दी जाए। तो बहुत हद तक जो एफआईआर दर्ज कराने की समस्या है उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। और इसमें सामाजिक संगठन, विशेष रूप से नेशनल मीडिया काउंसिल एक बड़ी भूमिका निभा सकती है कि वो इस विषय को शासन के समक्ष रखे। अब एक प्रश्न इसमें अभी अंबिका राठौर जी ने प्रश्न किया, गरीब लोगों को पुलिस थाना में न्याय नहीं मिलता है। गरीब नहीं, अमीर भी आसानी से प्रवेश नहीं करता थाने में। ये व्यवस्था का दोष है। वेदपाल सिंह जी ने प्रश्न किया है कि एफआईआर के बाद जांच अधिकारी गलत जांच करता है तो क्या करें। विवेचक जो विवेचना करेगा उसके बाद कोर्ट में ट्रायल होता है, फिर वो गेंद कोर्ट के पाले में चली जाती है, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद पता चलेगा। विवेचना के दौरान हमें पता लगता है कि विवेचक गलत विवेचना कर रहा है तो उसकी उच्च अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के अधिकार है कि विवेचना परिवर्तित कर देंगे, विवेचक को बदल सकते हैं, जांच एजेंसी को भी बदल सकते हैं। लेकिन सजग रहते हुए इस पे हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। गलत दिशा में जांच हो रही, गलत जांच हो रही है, दोषी को, आरोपी को बचाने का प्रयास हो रहा है, तो समय रहते आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसका प्रभाव ये होगा कि विवेचना बदल दी जाएगी, जांच एजेंसी भी बदली जा सकती है। जो करण जी ने विषय रखा है कि मोबाइल पुलिस ऐप जो है, ऐप स्टोर जो है गूगल का, उस पर ये ऐप उपलब्ध हैं अलग अलग राज्य के। जैसे यूपी में है तो यूपी काप है, यूपी COP, दिल्ली का अलग है, हर राज्य का अलग अलग ऐप है। और वो जो ऐप स्टोर में उपलब्ध है, अलग से उसका लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं है, अगर उस पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा।
फिर भी आवश्यकता होगी तो लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बार आप प्रयास करें कि ऐप स्टोर में जाके उसे सर्च करें। दूसरा तरीका यह है कि पुलिस की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे, गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे, संबंधित राज्य की पुलिस की वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो उस पर ये सारे ऐप, पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि ये सब आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अभी इसमें सत्येंद्र जी ने उल्लेख किया धारा 217, 218 आईपीसी का। धारा 217 और 218 आईपीसी में जो व्यवस्था है ये बड़ी उपयोगी व्यवस्था है और ये लोक सेवकों के लिए है। अगर इसका ठीक से चलन शुरू हो जाए, ठीक से इसका प्रयोग शुरू हो जाए तो लोक सेवक फिर अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन करेंगे। जो उनकी दायित्व हैं उनका उल्लंघन आसानी से नहीं कर पाएंगे। लेकिन धारा 217, 218 को निष्क्रिय कर दिया गया है, तो इस पर भी हमें अभियान चलाना पड़ेगा कि इस पे भी कार्रवाई आरंभ हो, धारा 217, 18 का भी प्रयोग बढ़े। विपिन कुमार रंजन जी बिहार के ऐप के बारे में पूछ रहे हैं। भारत सरकार की व्यवस्था है, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही सारे राज्य की पुलिस संचालित हो रही है। तो हर राज्य में ऐप उपलब्ध है पुलिस के। देश के हर राज्य में, फर्क हो सकता है निष्क्रिय हो, ऐप हर जगह बन गए हैं, पूरी तरह सक्रिय नहीं है। कहीं कहीं ये प्रतिबंध भी है कि हर तरह के अपराध पर ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं होंगे। इस तरह के भी कहीं कहीं प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वो व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए हैं, लेकिन एक शुरुआत हुई है, वो स्वागत योग्य है। तो जो व्यवस्था बनी गई है विशेष रूप से जो तकनीकी व्यवस्था, तकनीक से हम लोग परिचित हों, और तकनीक का जब हमें ज्ञान होगा, सभी ऐप, सभी पोर्टल और सभी हेल्पलाइन का ज्ञान होगा, और वो सारे ऐप, पोर्टल, हेल्पलाइन हमारे मोबाइल में होंगे, तो फिर हम उनका और निर्भीकता के साथ उनका हम प्रयोग करने की प्रवृत्ति विकसित करें। शिव कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं मुंबई में ऐप नहीं है सर जी, महाराष्ट्र राज्य का ऐप है, मुंबई का अलग से नहीं, महाराष्ट्र सरकार का है। ऐप हर राज्य में है। भारत सरकार विशेष रूप से इस पर ध्यान दे रही है कि सारे विभाग ऑनलाइन हों, नागरिकों को घर बैठे सारी सेवाएं प्राप्त हों, लेकिन फिर भी अभी राज्य सरकारें भारत सरकार को ठीक से सहयोग नहीं दे रही हैं। कहीं न कहीं उनकी इच्छा शक्ति में कमी है। अगर सीधे सीधे घर बैठे नागरिकों को न्याय मिलने लगे, उनकी अपेक्षाएं पूरी होने लगे, तो ये जो राजनीतिक हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग होता है, इस शब्द का प्रयोग ही बंद हो जाएगा। तो राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहे, राजनेताओं की सक्रियता बनी रहे, राजनेताओं के यहाँ समस्याग्रस्त लोगों की भीड़ लगी रहे, इसके लिए व्यवस्था के क्रियान्वयन में वो बाधक बनते हैं। वो नहीं चाहते कि व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर विषय को लेकर व्यवस्था बनी है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में व्यवस्था बनाने वाले ही बाधक हैं, ताकि समस्याग्रस्त लोग उनके यहाँ भीड़ का हिस्सा बने रहे। बाकी हमें लगता है इससे जुड़े हुए जितने बिंदु थे उन सारे विषयों पर चर्चा हो गई है, कोई उसमें बिंदु छूटा नहीं है। जिन लोगों के प्रश्न आए उन प्रश्नों पर भी चर्चा हो गई है। आशीष गुप्ता जी ने एक प्रश्न किया है, जन सुनवाई पोर्टल को लेके 45 दिन बाद भी जवाब ना आए, जबकि 30 दिन का समय होता है। अगर नहीं आया तो उसमें व्यवस्था है रिमाइंडर देने की, उस पर आप रिमाइंडर दीजिए। रिमाइंडर के बाद भी निस्तारण नहीं होता है तो उसमें आप फिर धारा 217 भारतीय दंड संहिता का प्रयोग करें। राजेंद्र सिंह जी का प्रश्न है, पुलिस ज़्यादातर अपराधी का ही साथ देती है, गरीब को कोई न्याय नहीं मिलता है। ऐसा दिखता है कि अपराधी को साथ देती है, ऐसा नहीं है। अगर 100 मामले होते हैं तो 100 में जो है आधे से अधिक ऐसे प्रकरण होते हैं जिनमें सही कार्रवाई होती है, लेकिन जो अच्छी कार्रवाई होती है उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है, उसके बारे में हमें पता नहीं लगता है, ना चर्चा होती है, मीडिया की भी दृष्टि उधर नहीं जाती है, और जहाँ कार्रवाई नहीं होती है वो मामला हाईलाइट हो जाता है। रिंकू यादव जी ने प्रश्न किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करें, कहाँ पर करें, आप बताएं। जिस विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार है पहले उस विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत करिए। वहाँ कार्रवाई ना हो तो उस राज्य के शासन के जो
शीर्ष पर बैठे हुए लोग, उनसे शिकायत करिए। उसके बाद अंतिम विकल्प जो है, भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध है अगर, तो लोकायुक्त के यहाँ शिकायत करिए। भारत सरकार का अधिकारी है तो लोकपाल के यहाँ शिकायत करिए। और पर्याप्त साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हैं तो आप सीधे एंटी करप्शन एक्ट है उसके अंतर्गत न्यायालय के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। विनय यादव जी ने प्रश्न रखा 217 पर प्रकाश डालें। धारा 217 में ये व्यवस्था है कि कोई भी लोक सेवक, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी किसी व्यवस्था का पालन नहीं करता है तो वो अपराध है। व्यवस्था से आशय कोई शासनादेश है, निर्देश है, सर्कुलर है, कोई अधिनियम है, कोई भी व्यवस्था है, उसका अगर वो उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है तो धारा 217 के अंतर्गत अपराध है, उसके विरुद्ध एफआईआर होगी। लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इस प्रावधान को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया गया है। तो हमें धारा 217 के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करनी पड़ेगी। धारा 218 में व्यवस्था है कि कोई लोक सेवक, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट गलत आख्या देता है, किसी भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए आख्या देता है, किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए भ्रामक, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण या मिथ्या आख्या देता है तो वो धारा 218 के अंतर्गत अपराध है। ये दोनों प्रावधान बड़े उपयोगी प्रावधान हैं और लोक सेवकों को नियंत्रित करने के लिए हैं। इन प्रावधानों का उपयोग जब हम इन पर चर्चा करेंगे तो इनका प्रयोग भी शुरू होगा। हम जितने लोग जुड़े हुए हैं इन दोनों धारा 217 और 218 भारतीय दंड संहिता को भी ठीक से पढ़ें और इनके प्रयोग करने की प्रवृत्ति विकसित करें। तो विषय से हटके प्रश्न आने लगे हैं तमाम। आज का विषय ये था कि एफआईआर कैसे दर्ज कराएं, दर्ज ना हो तो हम क्या क्या हमारे पास विकल्प हैं जिनका हम आश्रय ले सकते हैं। अब एक प्रश्न आ गया रिंकू जी का कि आय से अधिक संपत्ति पर क्या करें, भ्रष्टाचार का प्रकरण है। अभी बताया लोकायुक्त, लोकपाल इनके समक्ष शिकायत करें और सीधे भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लड़की माता पिता को छोड़कर चली जाती, अपनी मर्जी शादी कर लेती तो उसे वापस लाने के लिए क्या प्रावधान? अगर वो वयस्क है तो कोई प्रावधान नहीं है, अवयस्क है तो निश्चित रूप से कानून मदद करेगा आपकी। रामू पवार ने लिखा, मेरे मोहल्ला में गलत जगह पर गंदा पनाले पानी छोड़ा जा रहा है, इसके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। तो एफआईआर तो आपकी दर्ज हो गई भाई। अब एफआईआर के बाद विषय विवेचना का है और विवेचना के पश्चात कोर्ट द्वारा ट्रायल का है। इसमें आप धारा 133 के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकते हैं। 100 दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 133 है, उसका भी आश्रय ले सकते हैं। बाकी हमें लगता है कि जो आज का विषय था, महत्वपूर्ण विषय था, उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। जो प्रश्न लोगों के आए उन पर भी चर्चा हो गई है और जो चर्चा हुई है उससे निश्चित रूप से आप लोग लाभान्वित होंगे, अन्य लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे फिर नेशनल मीडिया काउंसिल की ओर से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा तो आप सबसे फिर भेंट होगी, आप सबके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ सबका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।